Hello class, good morning. I welcome you in our YouTube प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आज का आप टॉपिक देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के बारे में। रिसेंटली हमने क्या देखा कि G7 जो कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज ने ये बोला है कि कहीं ना कहीं कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स है उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे की जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है और इसकी वजह से अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा इमिशन हो रहा है कि टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। अनप्रिडिक्टेड मानसून देखने को मिलता है, अनप्रिडिक्टेड सीजनल इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। तो रिसेंटली G7 ने बोला है कि अब हम क्या करेंगे कि कोल फायर पावर प्लांट जो है ना, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इससे जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि पावर जनरेशन के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर रिलाई करने वाले हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो COP28 क्लाइमेट समिट दिसंबर में हुआ, उसके अंदर भी यही बोला गया था कि कोल, ऑयल और गैस जो कि फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं, इनको कहीं ना कहीं एबॉलिश करने की डिमांड की गई थी और रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात की गई थी। अगर G7 की मीटिंग की बात करें, G7 कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है, ये तुरीन इटली के अंदर हुई है और ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि फर्स्ट बिग पॉलिटिकल्स सेशन है सिंस ग्लोबल प्लीज एट द यूनाइटेड नेशंस COP28 क्लाइमेट समिट इन दिसंबर 2023 टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस। देखो, और ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे पोल्यूटेंट आ रहे हैं ना, PM10, PM2.5, SOx, NOx, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो इमिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आगे की जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न, एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एक बार हम G7 के बारे में जान लेते हैं। तो G7 जो है, G7 बना था किस चीज़ के लिए? तो ऑयल शॉक ऑफ 1973 के बाद हमने देखा था, इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G7 की कंट्री बनती है। करंट मेंबर्स की बात करें तो US, UK, कनाडा, फ्रांस, ये सब जो है इसके करंट मेंबर हैं। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब कुछ G7 जो है ना, 7 पावरफुल डोमिनेटिंग इकोनॉमी कह सकते हो आप इनको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार थर्मल पावर प्लांट्स की, जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है। तो यहाँ पे देखो, दो चीज़ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पहला तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोल को यूज करोगे ना, तो माइक्रो कोल को यूज किया जाता है। कोल को पहले पीसा जाता है और उसके बाद उसको यहाँ पे जलाया जाता है। और फिर देखो यहाँ पे वाटर का भी उतना ज़्यादा ही बॉयलर में यूज, पानी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो थर्मल पावर प्लांट की वजह से कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, साथ साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत टाइप के पॉल्यूशंस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कोल फायर प्लांट की, तो कोल फायर पावर प्लांट जो है ना, ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग यही है। अभी भी हम सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। स्पेशली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, लाइक इंडिया, चाइना, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कोल फायर्ड पावर प्लांट ही आपको दिखेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इससे S जनरेट होगा, SO2 जनरेट होता है, NOx जनरेट होता है और ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली लंग डिजीज़ को प्रमोट करने का काम करते हैं। देख रहे हो, जो लंग डिजीज़ है कहीं ना कहीं इनकी वजह से डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको शिफ्ट नहीं किया तो मरकरी जैसे बहुत सारे हैवी मेटल्स, PM2.5, PM10, ये सब क्या होंगे, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो है पूरे के पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ये क्या कर देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें ना, कि कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे रीजन्स देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया, जो आप देख रहे हो कि ये तो 3 इंडिकेटर्स दिए गए। हर जगह देखो आपको लगभग 60% प्लस जो जनरेशन अभी भी आपको दिख रहा है, ये कोल फायर्ड प्लांट से। ये तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, हमें अपने पॉपुलेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम एक ऐसे जोन में है कि एक ऊपर देखो, यहाँ हिमालय वाला रीजन है, अगर यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलेगी तो कहीं ना कहीं जो है
ये बे ऑफ बंगाल को ओवरफ्लो करेगी और इधर अगर आ रही है तो अरेबियन सी को भी ओवरफ्लो करेगी। तो ये जो कोस्टल एरिया है इनके सबमर्ज होने का खतरा भी इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगा आगे के दिनों में। तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक अच्छा सा कदम, एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बात की अप्रॉक्स देखो 75% जो पावर हमारे इंडिया के अंदर जो है वो हम कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी, वो हम 60% जो है ऑलमोस्ट ये तो हम कर रहे हैं यहाँ से, और जो 75% कोल फायर्ड पावर स्टेशन है ना यही प्रोवाइड करवा रहा है इसमें से, और बाकी जो 25% में आते हैं उसमें गैस और डीजल वाले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया के पोटेंशियल की बात करें कि कोल फायर्ड पावर में इंडिया का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप इस चीज़ को समझोगे इंडिया के पास जो कोल रिजर्व है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल चलेगा, ठीक है। और अगर 100 साल चला और जो गैस की बात करें तो वो 50 साल का है, और ऑयल रिजर्व जो है करीब करीब 16 साल का है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 200 ईयर्स हम मैक्सिमम रन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरह शिफ्ट करना पड़ेगा। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने ये बोला है कि जो कोल पावर कैपेसिटी है वो 250 मेगावाट टच कर जाएगा 2030 तक, जो कि अभी 202 मेगावाट है। और देखो अगर कोल फायर्ड पावर प्लांट ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर इन्वायरमेंट पे इसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो चूंकि हमने नेट जीरो इमिशन भी 2070 तक का वादा किया था, तो कहीं ना कहीं अब हमें इसके लिए एक ड्राफ्ट रूल बनाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जितना हो सके हमें इस इमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो हमें ना क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए एक आपको कुछ ना कुछ एक ढूंढना पड़ेगा ताकि आपको कुछ मिले। अब फेजिंग आउट अगर हम बात करें कि इसको फेज आउट करने की जो बात की गई है, तो देखो रिसेंटली जो है एनर्जी एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर जो है G7 मीटिंग के, इन्होंने ये बोला है कि जितनी जल्दी हो सके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को शट डाउन कर देना चाहिए। कॉमन टारगेट बनाइए और जल्दी से जल्दी इसको शट डाउन कीजिए। इटली इस बार प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा और इस टॉक में कंप्लीटली ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की बात की गई और यहाँ पे यही बोला गया कि देखो G7 कंट्री भी जो है ना कहीं वो फेल हो गया अपनी टारगेट में। और अगर मैं बात करूँ तो G7 के अलावा दुनिया की जितनी कंट्री है कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ पे फेल होता हुआ ही आपको दिख रहा है, क्योंकि कोल पावर प्लांट जो है एकमात्र सोर्स इनको लगता है एनर्जी का फिलहाल। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत भास्ट है, हमारे बच्चे होंगे, आगे फ्यूचर होगा, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा अभी से। आप कल जो होने वाले इंसिडेंट है उसको कल पे नहीं छोड़ सकते। अभी भी हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे लंग डिजीज डैमेजेज हो रहे हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि हम क्या करें कि कोल फायर्ड पावर प्लांट की जगह पे हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सके। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।